Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. Today we are going to do day 14, learning English every day with EA English. Along with us we have Afi. Hi Afi, how do you do? I am pretty good, thank you. What about you? Great, thanks. How are you doing? I'm doing great. माशाल्लाह. So आज हमने जो सबक करना है उसका जो पहला हिस्सा है वो है कि talking about pains of body. When your body pains, you can say your body aches. यानी जो जिस्म की दर्दें होती हैं उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं. ये क्वेश्चन बेशतर बार पूछा गया था कि बॉडी का पेन करना किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है. देखिए, उसके लिए आपको एक फ़िक्रा होता है, जैसे आम इंग्लिश के फ़िक्रे होते हैं. हम कहते हैं वो गाली देता है, वो खाना खाता है, वो स्कूल जाता है. इसी तरह आपका जो जिस्म है वो सब्जेक्ट है, जैसे ये बॉडी है. फिर वो जो करता है वो दर्द करता है तो वो उसका वर्ब होगा ना. तो चुनांचे ता है ती है तो हम उसके लिए फ़र्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे. तो जिस्म दर्द करता है, बॉडी एक्स. और अगर पेन करता हो तो आप उसके लिए पेन का वर्ड इस्तेमाल कर लें. ये दोनों वर्ड्स आपकी पेन के लिए इस्तेमाल हो जाते हैं. जिस्म के किसी भी हिस्सा में दर्द हो आप उसके लिए पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं या एक का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसमें कोई ममानियत नहीं है, नो इशू, यू कैन यूज़ इट. कोई ग्रामर की कोई पाबंदी नहीं है. और आपका जिस्म इज़ अ सब्जेक्ट, यानी ये एक हम सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, योर बॉडी. देन हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, योर बॉडी एक्स या योर बॉडी पेन्स. पेन का मतलब होता है दर्द करना. सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं हर्ट्स, फील्स हर्ट्स. आपके जिस्म में दर्दें हैं जो कि आप बता नहीं सकते. योर बॉडी, आपका जिस्म, हैज़ रखता है एक्स एंड पेन्स, दर्दें, दैट जो कि सीम्स अनएक्सप्लेनेबल, जिसको आप बयान नहीं कर सकते. यूँ कह लीजिए कि आपने अगर कहना हो कि मेरे पास ऐसी ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता लफ्ज़ में, तो आप कह सकते हैं आई हैव सो मैनी वर्ड्स दैट सीम अनएक्सप्लेनेबल, यानी जो बता नहीं सकते. सो सीम अनएक्सप्लेनेबल मीन बता नहीं सकता, बता नहीं सकते. ओके, आपके तमाम जिस्म में दर्द है, योर इंटायर बॉडी इज़ सोर. सो सोर एक वो चीज़ है जिसका मतलब होता है दर्द होना, और ये वो दर्द होता है जो नाजुक हिस्सा में हो, जैसे सोर थ्रॉट, गले में दर्द. तो टिश्यूज़ का जो दर्द होता है, गले में जो दर्द होता है, आप उसको सोर कह सकते हैं. फिर हमारे पास जो एक हैं वो हैं जैसे टूथ एक, हार्ट एक, हेड एक, लेग एक, बैक एक, फुट एक, any part of body ache. Alright. Alright. So repeat after: heartache, Heartache, body ache, body ache, eye ache, eye ache, shoulders ache, shoulders ache, stomach ache, stomach ache, kidney ache, kidney ache, headache, headache, leg ache. leg ache. So word ache, that means pain. आप आइज़ के लिए सेपरेट वर्ड एक है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया था, आई इचिंग. ऑलराइट. बैक एक, हार्ट एक. ये तकलीफ भी दो किस्म की होती है, एक रूह की तकलीफ़ होती है, एक जिस्म की तकलीफ़ होती है. जो आपके रूह की तकलीफ़ है, आपको जो पेन हुआ है, वो हार्ट एक वाला, वो दिल का दर्द वो वाला नहीं होता जो आपको बीमारी वाला दर्द हो. ये वो हार्ट एक है, किसी का बच्चा जेल में चला जाए
उसके वालदैन को कितना एक होता होगा, हाउ मच दे वुड फील डिसकम्फर्टेबल, दैट डिसकम्फर्टेबिलिटी इज कॉल्ड हार्ट एक. पेन, जी. sorrow, similar words that make you ache, like hurt. So these words are spiritually and physically are both same. You can use. I have ache in my heart. I have ache in my kidney. तो दो किस्म के दर्द मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिस्मानी, रूहानी, स्पिरिचुअल एंड फिजिकल. दोनों के लिए आप एक और पेन, सॉर और हर्ट, यू कैन यूज़ इट. ओके. जी. ओके. जैसे क्या ये दर्द करता है? डज इट हर्ट्स? यस इट डज. जी हाँ, ये करता है, यानी कि इट हर्ट्स, ये दर्द करता है. अब इट से मुराद आई, एंकल, हेड, एनीथिंग दैट इज यू हैव इंजरी दैट हर्ट्स यू. और कोई बात हो, दिस थिंग, this thing hurts me, his words hurt me. ओके, उसकी बातों ने मुझे हर्ट कर दिया. ये सेकंड फॉर्म, हर्ट हर्ट हर्ट, यू नो तीनों फॉर्म सेम है. हर्ट की, हिट की और हर्ट की, तीनों फॉर्म सेम है. हर्ट हर्ट हर्ट. सो ये हमने सेकंड फॉर्म के तौर पे यहाँ पे इसको लिखा है. उसके अल्फाजों ने मुझे दुख दिया, हर्ट मी. हर्ट मी के बाद आप ये भी कह सकते हैं, एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, बैडली, बहुत बुरे तरीके से. ऑलराइट. ऑलराइट. दैट्स क्लियर. यस, क्लियर. कीप इट अप. आपका बदन इतना दर्द कर रहा है, लगता है जैसे कोई वजनी चीज़ ऊपर से गुजरी हो. योर बॉडी फील्स लाइक इट इज़ बीन रन ओवर बाय अ ट्रक. इट इज़ बीन रन ओवर बाय अ ट्रक, यानी इट हैज़ बीन रन ओवर बाय अ ट्रक, या इट इज़ बीन रन ओवर बाय ट्रक, या ये यूँ कह ले, अ ट्रक हैज़ रन ओवर बाय माई बॉडी या योर बॉडी. ऑलराइट. यानी जैसे कोई वजनी चीज़ ऊपर से गुजरी हो. लगता है जैसे आपके पूरे बदन की हड्डियाँ दर्द कर रही हैं. इट फील्स लाइक एवरी बोन इन योर बॉडी aches. जिस्म का दर्द, बॉडी एक, पेन, सोरनेस एंड टेंडरनेस. आंखों का दर्द, itchy eyes, sore throat, गले का दर्द. Talking about pain, ache, ill, sick, hurt. My ankle hurts. Repeat after. My ankle hurts. My ankle hurts. मेरा टखना दर्द करता है. मेरा टखना दर्द करता है. मेरा गिट्टा दर्द करता है. I have a pain. यूँ भी कह सकते हैं आप, एक भी कह सकते हैं, in my ankle. My neck hurt. मेरा गला दर्द करता है. I have a pain. I have an ache in my neck. Alright. I have a pain in my neck. जी सर, alright. I have a pain in my neck, या फिर I have an ache in my neck, या फिर ये कह लें I have sore throat. That means गला का दर्द. Sore throat, गले का दर्द. गले का दर्द. My shoulders hurt. I have pain in my shoulder. I have an ache in my shoulders. Alright. So let's go to our next, that we will doing use of will and shall. ये कल भी हम इस लेक्चर को ट्राई कर रहे थे, बट ड्यू टू इंटरनेट इंटरवेंशन वी जस्ट कैंसल इट एंड पोस्टपोन इट टू टुडे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहता था. यूजिंग विल शैल इज़ नॉट लिमिटेड टू गा गी गे, लेकिन इसके और भी सूरतें हैं जिसमें हमने उसको जारी भी रखना है, हमने उसको मुकम्मल भी करना है, यानी हमने उसको कंटिन्यूटी भी देनी है और परफेक्ट भी करना है. और ये मत भूलिए, ये भी टेंसेस ही होते हैं. विल और शैल पे अगर आप मास्टर करना चाहते हैं तो एक चीज़ जहन में रखिए कि विल का मतलब और शैल का मतलब होता है गा गी गे. फॉर एग्ज़ाम्पल इन अवर वर्ड्स इन उर्दू वी से वो कल आएगा,
हम उससे बात करेंगे, वो कल जाएगा, वो कल गांव जाएगा, पता नहीं क्या होगा. So in such words we use will and shall. But how do we use will and shall? Remember, the subject I and we follow shall, but rest of the subjects including you, they, he, she, it, or any single name, we use will. सब्जेक्ट आई और वी के जी साथ हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, और रेस्ट ऑफ द जो सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट और यू, दे. और याद रखिएगा, हज़ारों फ़िक्रे, ये कल भी मैंने बात करवाई थी मगर वो रिकॉर्ड ज़ाया हो गया था, कि हज़ारों फ़िक्रे बता दिए जा सकते हैं, सुनते भी हैं, बोले भी जाते हैं, पढ़े भी हैं आपने आपने उसको, लेकिन आप उसको स्पीक नहीं कर पाएंगे. दे विल बी गुड फॉर नथिंग. लेकिन अगर आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इस बात पे गौर कीजिएगा कि फ़िक्रा बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट्स रटे हुए होने चाहिए. सो एफ ई सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? I, we, you, they, he, she, it, name. ऑलराइट, ये सब्जेक्ट्स होते हैं, और हर चीज़ के इस्तेमाल के लिए हमें सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन करनी होती है. यानी कौन कौन से सब्जेक्ट शैल को सूट करते हैं और कौन कौन से विल को करते हैं. बाकी ओवरऑल फार्मूला इज़ द सेम, सिमिलरिटी है, कोई चेंजेस नहीं है. चेंज है तो क्या है? विल और शैल. तो इसी बात के बिना पे इसको अलग लाइन में लिख दिया गया, इनको अलग लाइन पे लिख दिया गया. तो आई और वी को हम शैल के साथ कहेंगे. जब भी कभी मकसूद हो कहना मैं और हम, तो हम उसके लिए शैल का इस्तेमाल करेंगे. जैसे मैं कहूँ कि मैं आऊँगा, सो आई शैल कम कहूँगा बजाय कि आई विल कम. तो थोड़ा सा फ़र्क है, इतना भी नहीं है कि शैल को भी विल समझे और विल को भी शैल ही समझे, जिसका मतलब होता है का. बाकी फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. सो एक चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है वर्ब. आपको वर्ब्स आनी चाहिए. बाकी तो आपको आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये तो 4 5 6 7 सब्जेक्ट्स आपको याद हैं, हर वक्त आप याद करते हैं. बट वर्ब्स नहीं याद तो इंग्लिश आप कभी नहीं बोल सकते, ये गारंटी लिख लें. ना आप लिख सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना समझ सकते हैं. वर्ब्स 300 होती हैं. दुनिया में कितने काम हैं? सिर्फ 300 400. जो हम रोज़मर्रा बोलते हैं वो 20-30 होंगे. कम से कम इतने तो आपको आने चाहिए, और उनकी 4 हालतें आनी चाहिए. जैसे कि कम, केम, कम, कमिंग, लुक, लुक, लुकिन, ईट, एट, ईटन, ईटिंग. सो अगर तो आपको ये चीज़ आता है, ये कायदा, यानी हर फॉर्म की हर वर्ब की 4 फॉर्म्स होती हैं, 4 हालतें होती हैं. मीनिंग तो उसका होता है आना. तो कम में उसका क्या मीन होगा, केम में उसका क्या मीन होगा, फिर कम में उसका क्या मीन होगा, फिर कमिंग का उसमें क्या मीन होगा. यही चीज़ आपको इंग्लिश बोलना सिखाती है. इंग्लिश ही क्या, पूरी ज़बानें आप बोलना सीख जाएंगे. जी ओके, सिंपली वो कल आएगा, ही विल कम he will टुमारो. ही विल. come tomorrow. अच्छा, ये आपने यहाँ पे कौन सी वर्ब इस्तेमाल किया है एफी? First form. फर्स्ट फॉर्म. बिल्कुल. क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला कहता है ही विल फर्स्ट फॉर्म. ही और विल तो हमने फार्मूला से ले लिया. आगे फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट में हमने आपको बेशतर बार बताया है, हमने आपको कई बार बताया है कि ऑब्जेक्ट में वो चीज़ें पाई जाती हैं जो डे, टाइम, प्लेस या कोई भी चीज़ बची हो. जैसे यूँ कह लें कि यहाँ से शुरू होना है और यहाँ वर्ब तक आपने रहना. बाकी जो चीज़ कल हो, परसों हो, स्कूल हो, घर हो, दोस्त हो, यानी कि इसके बिल्कुल नेक्स्ट, वो के बाद जो कुछ आता हो इधर को, वो सब ऑब्जेक्ट में लास्ट में लेके आना है. ओके, जी मैं कल आऊँगा, I shall come tomorrow. टुमारो. यहाँ पे शैल क्यों आया और यहाँ विल क्यों आया? क्योंकि हमने फार्मूला से देखा कि I और we के साथ shall, he, she, it, name के साथ will. विल. तुम कल आओगे. You will come tomorrow. Come tomorrow and come tomorrow is the same in every sentence, but shall and will is different. For example, he will, she will, it will, Ali will, I shall, we shall, you will. Shall. You will.
ओके, यू विल, दे विल। ओके, अब हम बात करते हैं जहाँ पे हमने करना है विल बी और शैल बी को। ओके, ठीक। विल बी और शैल बी के बारे में अगर हम आपको कुछ बताना चाहें, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें बी का इजाफा करना है। किस चीज़ का? बी का। बी का। जैसे कि हमने यहाँ पे सिंपली तौर पे विल और शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, विल फर्स्ट फॉर्म, शैल फर्स्ट फॉर्म। इसी तरह अब हमको आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अब की बार हमें आईएनजी का यूज़ करना है। किसका? आईएनजी फॉर्म का। आईएनजी फॉर्म का। आईएनजी फॉर्म का क्या मतलब होता है? आईएनजी फॉर्म का मतलब है फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म। और इसका मीनिंग क्या होता है कि कोई चीज़ जारी हो, जी। कंटिन्यू हो। जैसे मैं आऊँगा से हमने क्या कहना है? मैं आ रहा हूँगा। जी। तो आऊँगा कम और आ रहा कमिंग। ऑलराइट। तो सिंपली, वेरी ऑलराइट। सिंपली, हमने शैल के बाद भी बी का इस्तेमाल करना है और विल के बाद भी बी का इस्तेमाल करना है, यानी कि शैल बी, विल बी। और बी एक वो लफ्ज़ है कि इसके बाद हम फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आईएनजी। अब हमने इस टेबल में से कम को छोड़ के कमिंग पे आना है, लुक को छोड़ के लुकिंग पे, और ईट को छोड़ के ईटिंग पे। ईटिंग पे। वो कल आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग टुमारो। मैं कल आ रहा हूँगा, आई विल बी कमिंग टुमारो। तुम कल आ रहे होंगे, यू विल बी कमिंग टुमारो। ग्रेट। यस। करना यस क्या है? सर। हमने ये करना है, आई शैल बी कमिंग। आई शैल कम से आई शैल बी कमिंग। ही विल कम से ही विल बी कमिंग। शी विल कम से शी विल बी कमिंग। मैं आ रहा हूँगा, आई शैल बी कमिंग। मैं आऊँगा, आई शैल कम। वो आएगा, ही विल कम। वो आएगी, ही विल कम। वो आएगी, ही विल कम। वो आ रही होगी, ही विल बी कमिंग। वो आएगा, ही विल कम। वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग। आई शैल कम, मैं आऊँगा, आई शैल बी कमिंग, मैं आ रहा हूँगा। क्या चेंज किया हमने? कम से कमिंग, और विल से विल बी, और शैल से शैल बी। ठीक। कम वाला वर्ब क्लियर हुआ। अब हम करते हैं प्रैक्टिस लुक को, यानी देखना। वो देख जी। रहा होगा, ही ही विल बी लुकिंग। विल बी लुकिंग। ग्रेट। मैं देख रहा हूँगा, आई शैल बी लुकिंग। तुम देख रहे होंगे, यू विल बी लुकिंग। ओके। ये तो हुआ मैं, वो, तुम। अगर मैं कहूँ हम देख रहे होंगे, वी शैल बी लुकिंग। ओके। वो देख रहे होंगे, दे विल बी लुकिंग। दे विल बी लुकिंग। यानी कि हमने आई और वी के साथ शैल बी लुकिंग, और यू, दे, ही, शी, इट और नेम के साथ विल बी लुकिंग। क्लियर? जी। मैंने क्या बोला? यस क्लियर। ही शी इट नेम और यू दे के साथ विल बी, एंड आई और वी के साथ शैल बी। ओके। तुम खा रहे होगे, यू विल बी ईटिंग। यहाँ पे ईटिंग क्यों आ रहा है? क्योंकि आईएनजी वर्ब हमारा फार्मूले में है। किस में है? फार्मूले में फार्मूला आईएनजी है। आईएनजी है, तो ईट के बाद ईटिंग का इस्तेमाल करना है। और ईटिंग हम इसको विल के बाद कभी नहीं इस्तेमाल कर सकते। याद रखिएगा कि हम फोर्थ फॉर्म को, यानी कि आईएनजी को डायरेक्ट सब्जेक्ट के साथ जोड़ नहीं सकते। हमें उसके लिए विल बी और शैल बी कहना होगा, या यूँ कह ले कि यू विल ईटिंग गलत होगा, यू विल बी ईटिंग ठीक होगा। यू विल कम गलत होगा, यू विल बी ईटिंग ठीक होगा। यू विल लुक गलत होगा, यू विल बी गलत होगा, लुकिंग यू ठीक विल होगा। ठीक होगा। ऑलराइट।
All right. लेट्स प्रैक्टिस। वो जा रहा होगा। He will be coming. जा रहा होगा। He will be coming. He He will be will be coming. going. He will be going. He will be going. वो जा रही होगी। She will be going. वो जा रहे होंगे। They will be going. इसके अलावा तुम जा रहे होगे। You will be going. You will be going. अब ये मुझे एक्सप्लेन कीजिए, ये आपने he will be, she will be, they will be और you will be क्यों कहा है? क्योंकि he, she और they, you के साथ फार्मूले में will be का इस्तेमाल है, इस वजह से will be का इस्तेमाल किया है इसमें। और आपने और going साथ क्यों में बोला, go क्यों नहीं बोला? ing भी, क्योंकि फार्मूला ing का लिखा है, इसलिए हमने इसमें फोर्थ फॉर्म यानी ing का इस्तेमाल किया है। जी, और यहाँ एक और बात सेपरेट से याद रख लीजिए कि गोइंग, ईटिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, टॉकिंग, लाफिंग, क्राइंग, इन सब के मतलब जो होते हैं वो रहा वाले होते हैं। यानी गो जाना से गोइंग जा रहा, ईट खाना से ईटिंग खा रहा, लाफ हंसना से लाफिंग हंस रहा। ऑलराइट, गोइंग Alright. जा रहा। अब ये नहीं पता कि जा रहा है, जा रहा था, जा रहा होगा, जा चुका होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा? इस बात से, विल से या विल बी से। क्लियर? Yes, तो clear. विल बी का मतलब एक तो गा, एक हो। जी। नेक्स्ट हम जब इसके बाद वाला टेंस करेंगे तो आपको इस बात की समझ आ जाएगी। नेवर माइंड अबाउट इट। हम जा रहे होंगे। We shall be going. मैं जा रहा हूँगा। I shall be going. अली जा रहा होगा। Ali will be going. ओके, अली विल बी गोइंग, क्योंकि नेम है, नेम के साथ में विल बी कहना है। ये चीज़ क्लियर है? Yes, sir. एक थोड़ी सी एक और बात रिपीट करना चाहूँगा। लेट मी रिपीट। हम खाना पकाएंगे। We shall cook the food. कुक फूड। हम खाना पका रहे होंगे। We shall be cooking food. वी शैल बी कुकिंग फूड। अब इन दोनों में डिफरेंस मुझे एक्सप्लेन कीजिए एफी। हम खाना पकाएंगे। इसमें हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया और हम खाना पका रहे होंगे, इसमें शैल बी का, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इसमें फोर्थ फॉर्म का यानी आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करना है और विल और शैल के साथ बी का इस्तेमाल करना है। ओके, विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म और विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी फोर्थ फॉर्म। फॉर्म। पकाएंगे, पका रहे होंगे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अभी शुरू करना है पकाएंगे, और एक चीज़ पका ही रहे होंगे, तो एक में जारी होगा, एक में पकाना होगा। सो पका रहे और पकाए में कितना डिफरेंस है? फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी फॉर्म, यानी जो रहे वाला वो आईएनजी फॉर्म है, कभी नहीं भूलिएगा इस बात को। ठीक है। वैसे आप भूलते तो कुछ भी नहीं है। लेट्स मी प्रोसीड नेक्स्ट। एफी, वो चाय पिएगा। He will have tea. He will take tea. ही विल, वो चाय पी रहा होगा। He will be taking tea. टेकिंग टी, He will हैविंग टी, ड्रिंकिंग टी। have ओके, tea. मैं, तुम, वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। हमने इसको डिफरेंटली करना है। कैसे? चेंजिंग सब्जेक्ट्स। सो
शुरू कीजिए। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। I shall be playing cricket. तुम क्रिकेट खेल रहे होगे। You will be playing cricket. वो क्रिकेट खेल रहे होंगे। They will be playing cricket. Okay, they will be playing cricket. मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँगा, मैं आ चुका हूँगा। क्या? मैं आऊँगा, मैं आ रहा हूँगा, मैं आ चुका हूँगा। I shall come. I shall be coming. Okay, I shall Shall come. come. I I shall shall be be coming. coming. मैं आ चुका हूँगा। I shall have come. I shall have come. तो हमने जो दो चीज़ें सीखी वो क्या हैं? I shall come and I shall be coming. I shall be coming, I shall come. मैं आ चुका हूँगा हम कल सीखेंगे इस वाले से, ओके। लेकिन थोड़ा थोड़ा इसको आपको मैं टीच करता चलूँ। मैं चला जाऊँगा। I shall go. I shall go. मैं जा रहा हूँगा। I shall be I shall be coming. going. I shall be going. मैं जा चुका हूँगा। I shall have gone. गॉन। तो ये चीज़ देखिए, फर्स्ट फॉर्म शैल का इस्तेमाल, आईएनजी फॉर्म शैल बी का इस्तेमाल, थर्ड फॉर्म शैल हैव का इस्तेमाल। एक चीज़ की तो बात वाज़ेह हो चुकी है कि फर्स्ट फॉर्म के लिए सिर्फ शैल का इस्तेमाल ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? Shall का इस्तेमाल. शैल का इस्तेमाल ज़रूरी है। किसका? Shall का. और आईएनजी के लिए हमें शैल बी का इस्तेमाल ज़रूरी है। और थर्ड फॉर्म के लिए यानी गॉन लिखा हुआ है, गो, गोइंग, गॉन। गॉन के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल ज़रूरी है? शैल हैव का। Shall have. क्लियर? Yes, clear. लेट्स ट्रांसलेट। मैं चला जाऊँगा। I shall go. मैं सो जाऊँगा। I shall play. मैं खाना खाऊँगा। I shall eat food. आई शैल ईट फूड। और क्या हम व्यूअर्स को होमवर्क दे दें ये वाला नेक्स्ट? ठीक है. ओके, ये इट्स अप टू यू गाइस, ये आप लोगों ने करना है। ये तो हमने कर दिया, अब आपने इसको कंटिन्यू कैसे करना है और परफेक्ट भी कोशिश कीजिएगा कि शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कीजिएगा। होपफुली यू विल अंडरस्टैंड। Okay guys, this is the thing that you have to do in the comments. You are going to reply me कि मैं जा रहा हूँगा इसकी इंग्लिश क्या है, मैं आ रहा हूँगा। और अगर आपको नहीं आता तो कोशिश कीजिए कि कमेंट्स में आप गलत लिख दें, उसको रेक्टिफाई कर देंगे, एफ ही कर देगी। या फिर हो सकता है कि आपको कमेंट्स में और भी लोगों के सजेशन मिल जाए, आपको उनकी हेल्प मिल जाए, वो करेक्ट होंगे। जो गलत होगा वो मैं गलत बोल दूँगा। ओके ओके, लेट्स हैव सम एक्सरसाइज यूजिंग प्ले। हमारे पास वर्ब है खेलना, प्ले, और हम इसको करते हैं मैं खेलूँगा। आई I शैल shall play. ओके, मैं खेलूँगा। I shall play. आपने शैल के बाद फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया। मैं खेल रहा हूँगा। I shall be playing. आई शैल बी प्लेन। ये आपने क्यों कहा आई शैल बी प्लेन? क्योंकि रहा हूँगा लिखा हुआ। क्योंकि रहा हूँगा. क्योंकि रहा होगा, रहा इसलिए होगा। हमने इसमें ing का और shall be का इस्तेमाल किया. वो खेलेगा। He will play. He will play. वो खेल रहा होगा। He will be playing. ही विल बी प्लेइंग। यहाँ पे आपने ही के साथ विल इस्तेमाल कर दिया, आई के साथ शैल इस्तेमाल कर दिया। क्या मामला है? क्योंकि ये फार्मूले में है, आई और वे के साथ shall का इस्तेमाल करना है
और ही शी इट और नेम के साथ यू दे के साथ विल का इस्तेमाल करना। विल का इस्तेमाल करें, यहाँ पे ही आ रहा है तो फिर आपने विल का इस्तेमाल कर दिया। चलें ये भी आपकी मैं बात मान लेता हूँ, ठीक हो गया। ही के साथ विल इस्तेमाल कर दिया और आई के साथ आपने शैल का इस्तेमाल कर दिया, लेकिन आपने विल के साथ विल शैल बी का इस्तेमाल क्यों किया है? क्यों? क्योंकि क्योंकि इसमें रहा होगा है, हम्म इसलिए शैल बी और आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया। और अगर इंग्लिश में ये बात समझनी हो तो फोर्थ फॉर्म के साथ यानी आईएनजी के साथ आप शैल बी का ही इस्तेमाल करेंगे, यानी कि शैल और विल के साथ बी को बढ़ा देंगे बस। मैं ख़रीदूँगा यानी बाय करना, आई शैल बाय, आई शैल बाय, आई शैल शॉप, आई शैल परचेज। वो ख़रीदेगा, ही विल बाय, हम ख़रीदेंगे, वी शैल बाय, वी शैल बाय। तुम ख़रीदोगे, यू विल बाय। यू विल बाय। यहाँ पे वही बात रिपीट करता चलूँ कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल किया गया है। रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स ही, यू, वी, ही, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, इनके साथ क्या इस्तेमाल किया हमने? विल का। ऑलराइट, ऑलराइट, okay, let's talk about tenses table. Today we have verb write, लिखना। अगर हमारे पास verb हो write, wrote, written, writing, write की कितनी verbs की फॉर्म होती हैं? 4। write, wrote, written, wrote, writing, written, writing। मैं लिखता हूँ, I write, मैंने लिखा, I wrote, मैं लिख रहा हूँ, I am writing, मैं लिख चुका हूँ, I have written। writing, Okay, I have written, I'm writing, I wrote, I write। मैं लिखता हूँ, मैंने लिखा, मैं लिख रहा हूँ। मैं लिख चुका हूँ। 4 ज़माने में लिखता हूँ आप कहाँ इस्तेमाल करती हैं अपनी लाइफ में? जैसे अगर आप कहना चाहें कि मैं हर रोज़ डायरी लिखता हूँ, जैसे आप कह सकती हैं कि मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, तो आप ये भी कह सकती हैं मैं लिखता हूँ। आप ये भी कहते हैं कि मैं पेपर में सवाल लिखता हूँ, यानी चले मैं थोड़ा सा ऐड करता चलूँ, आई राइट यानी मैं लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखता हूँ? मैं ख़त लिखता हूँ, अ लेटर, आई राइट, अ लेटर। या फिर ये कह लीजिए मैं पेपर में लिखता हूँ, आई राइट इन अ पेपर। या ये कह लें मैं एक दरख्वास्त लिखता हूँ, आई राइट एन एप्लीकेशन। क्लियर? अब अगर मैं कहूँ मैंने लिखा, सो आपने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, आई रोट। ये कहाँ इस्तेमाल करते मैंने लिखा? एग्जैक्टली आप वही कहते होंगे कि जब कोई बात कल की बताई होगी कि कल मैं 2 बजे उठा, फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, अल्लाह सबको तौफीक दे। फिर मैंने एक मैसेज लिखा, आई रोट अ मैसेज। और मैसेज को आप कंपोज करते हैं या फिर टाइप करते हैं मशीन में, यानी कि मोबाइल में। आई रोट अ मैसेज या फिर आई टाइप्ड अ मैसेज, आई कंपोज्ड अ मैसेज। मैंने ख़त लिखा। सिंपली जब आपने कोई बात बतानी हो कि सुबह सवेरे उठा, ये क्या वो क्या, उसमें आपने लिखा। और अगर आप कहना चाहें कि मैं लिख रहा हूँ, अभी अगर आपसे पूछे कि मेरा काम कर रहे हो, तो आप कहते यस यस आई एम डूइंग। या आपसे पूछे आप कर क्या रहे हो, तो आप कहोगे या आप कहेंगे मैं लिख रहा हूँ। सो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं आप? आई एम राइटिंग माई होमवर्क। ओके, होमवर्क। मैं लिख चुका हूँ,
I have written. ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब आपने परफेक्ट कर लिया, कुछ मुकम्मल हो चुका हो। यहाँ पे जारी हो, यहाँ पे माजी हो, यहाँ पे मौजूदा हो, रूटीन हो, रोज़मर्रा में आप कुछ करते हो। मैं लिख चुका हूँ आई हैव रिटन। ओके, हमारे पास वर्ब है सिंग। सिंग मतलब गाना। गाना से मुराद इसकी फर्स्ट फॉर्म है सैंग, सेकंड फॉर्म सैंग, संग इज़ द थर्ड फॉर्म, और सिंगिंग यानी आई एन जी वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म को आई एन जी से कनेक्ट कर दिया। सिंगिंग, हम गाते हैं। We sing. वी सिंग, हम गाते हैं गाना। वी सिंग अ सॉन्ग। हम अच्छे से गाना गाते हैं। वी सिंग अ सॉन्ग स्वीटली। हमने गाना गाया। We sang a song. हमने यहाँ पे कौन सी वर्ब इस्तेमाल की? Second. सेकंड। ओके, Second form. हम गाना गा रहे हैं। We are singing. ओके, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। हम गाना गा चुके हैं। We have sung a song. सैमसंग Sung a song. sang a song. So guys, I hope you are getting us. हम गाना गाते हैं। We sing a song. हमने गाना गाया। We sang a song. हम गाना गा रहे हैं। We are singing a song. हम गाना गा चुके हैं। We have sung a song. We've sung a song. हम गाना गा चुके हैं। वो भागते हैं। They run. ये आपने फर्स्ट फॉर्म क्यों इस्तेमाल की? क्योंकि ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस है। और क्योंकि ये ते है, ती है, ता हूँ, ये भी तो है ना, ते है, ता हूँ, ता हूँ, ते हैं। ओके, दे रन, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया हमने। रन की सेकंड फॉर्म क्या है? Ran. चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, पहले मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। वो भागे। They ran. They ran. They ran. वो भाग रहे हैं। They are running. They are running. वो भाग चुके हैं। They have run. अब मुझे कैसे पता चलेगा ये रन है और ये भी रन है? ये रन भागता है, ये रन भाग चुके हैं, कैसे पता चलेगा अभी? जी, they run का इसमें जो ran है और इसमें सर सेकंड और थर्ड फॉर्म का बताना है। आई एम आस्किंग अबाउट फर्स्ट एंड थर्ड वर्ब। जी, फर्स्ट में हमें ऐसे पता चलेगा अगर सब्जेक्ट के फौरन बाद से हमने वर्ब का इस्तेमाल किया तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और अगर हमने सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जैसे कि हैव, हैज का, तो इसका मतलब है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि हम सब्जेक्ट के फौरन बाद पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जी, एक चीज़ का तो पता चला कि अहमियत हमें हेल्पिंग वर्ब की मिल चुकी है। ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हैव, हैज़, हैड, विल बी, शैल बी, हैव बीन, हैज़ बीन, इज़, एम, आर, वाज, वर, ये हमेशा वर्ब को एक तो चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, दूसरा ये बताने के लिए कि वर्ब में फ़र्क क्या है, यानी कि रन और रन दोनों सेम वर्ब लिसनिंग में भी है, स्पीकिंग में भी है। तो रन भागते हैं और ये भी रन भागते हैं। एक और चीज़, जब हम कहते हैं ये कंप्लीट हो चुका है ना, भाग चुके हैं, इसी तरह डन हो गया, ईटन खा लिया, रन भाग चुके हैं, वॉन जीत चुके हैं, तो वॉन, रन, डन, कंप्लीटेड, ये थर्ड वर्ब्स होती है कि डन। टाट पढ़ा दिया गया, और टाट थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म जो होती है याद रखिएगा थर्ड फॉर्म नाउन के तौर पे भी डील हो सकती है। ऑलराइट, Alright. जैसे टीच पढ़ाना और टाट पढ़ा दिया गया,
तो टॉट का मतलब स्टूडेंट, यानी मैं कह सकता हूँ माई टॉट इज़ गुड, मेरा स्टूडेंट बहुत अच्छा है। ऑलराइट, यानी मेरा ऑलराइट। पढ़ाया गया अच्छा है, जिसको मैंने पढ़ाया, यानी वो मफूल के तौर पे आ सकता है ना। आखिरी बात, डे 14 में यूज़फुल वर्ब्स वॉच, लिसन, रीड, रिलैक्स। एवरी इवनिंग आई वॉच टेलीविज़न, हर इवनिंग मैं टेलीविज़न देखता हूँ। टेलीविज़न वॉच, टेलीविज़न के अंदर आप जो कुछ करते हैं वो वॉच करते हैं, मूवी हो, कार्टून हो, प्रोग्राम हो, मैच हो, न्यूज़ हो, वो आप वॉच करते हैं। वॉच का मतलब होता है लिसन भी करना और देखना भी। और टीवी की साइडों पे सारी इतराफ़ पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो आपको सी हो रही हैं, वो आप क्या कर रहे हैं, सी। सी। ये बहुत गहरा कनेक्शन होता है इन सेंसेस का। लेट मी एक्सप्लेन यू। अगर आप मुझे एंडिंग में थोड़ा सा टाइम दें एफी, चुनाचे आपका वक्त जी जा रहा सर। है। आई विल बोरो योर टाइम नाउ। सी, लुक, वॉच, ये तो हुआ वॉच। और वॉच को आप बिल्कुल साइड पे कर दें। वॉच का मतलब होता है पूरी पूरी निगरानी करना, लिसनिंग भी करना और वॉचिंग भी करना, यानी देखना भी और सुनना भी। लेकिन लुक का मतलब होता है आपने अपनी आंखों से खुद किसी चीज़ को लुक किया है, सिर्फ लुकिंग की हद तक। आपने सिर्फ देखा है, आप सिर्फ देख रहे हैं। जी। सी एक वो चीज़ है जो आपको ज़बरदस्ती नज़र आ रही है। क्या हो रहा है, जबरदस्ती नजर आ रही है आप सर, वो देखना। कैसे? इस वक्त आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं आपको नहीं देख रहा, कम से कम आप मेरी जी। स्क्रीन देख रही हैं, जी। ठीक है। वो आप वॉच कर रही हैं मुझे, जी। मोबाइल पे हैं या लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। इससे हट के आपको शायद जो कुछ नज़र आ रहा हो, विंडो नज़र आ रही हो या दीवार नज़र आ रही हो या आपके सामने पड़ा हुआ टेबल नज़र आ रहा हो, वो जी। आप सी हो रहा है आपको। क्या हो रहा है, सी हो रहा है। सी हो रहा है। और सी से याद आया, जिस तरह से ये ज़बरदस्ती आपको नज़र आ रहा है, आपको कुछ कुछ हेयर भी हो रहा होगा। जैसे कुछ देर पहले कोई मेंटेनेंस से थोड़े के बाद आ रही थी, हैमरिंग हो रही थी, जी। तो वो आपको हियर हो रहा था। वो आप खुद लिसन नहीं कर रहे थे। क्या नहीं कर रहे थे, लिसन नहीं कर रहे थे। लिसन नहीं कर रहे थे। लिसन होता है जिस तरह से वॉच करना, तो लिसन का वॉच से गहरा ताल्लुक है। हियर टीवी से हटके, रेडियो से हटके जो कुछ सुनाया जा रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमें अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है, वो हियर होती है। हालांकि इस्लाम में तो हमें लिसन करनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसको हेयर करते हैं, सिर्फ सुनते हैं। हमें सुनाई जाती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम कुछ और देख रहे होते हैं और हमें वो सिर्फ सुन रही होती है। और हमें क्या करनी चाहिए, लिसन, लिसन बाय जी। हार्ट। बस ये लफ्ज़ याद करें, लिसन बाय हार्ट, हेयर बाय ईयर। जी। लिसन, hear by ears और लिसन बाय हार्ट। ये चीज़ जो दिमाग पे भी इफ़ेक्ट करती हो, दिल में भी जो आपके जहन में जा रही हो, वो हमेशा लिसन होता है। जिस तरह से आप वॉच जी। कर रहे हैं टीवी वगैरह, आप खुद वॉच के साथ साथ उसको सुन भी रहे हैं, वो सारा कुछ क्या होता है, वॉचिंग। तो वॉच सिर्फ देखने के हद तक नहीं है, वॉच डुअल किस्म की है, जिसका मतलब होता है देखना भी और सुनना भी, देखना भी और सुनना भी, और सुनना। सुनना भी। जी। आप सोए हुए हैं, आप कोई भी शोर है वो आप कभी भी शोर लिसन नहीं करेंगे, वो आप हेयर करेंगे। कैन यू हेयर द नॉइज़, क्या आपको शोर सुन रहा है, आप शोर सुन सकती हैं। जी। लिसन मी, मुझे गौर से सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी तरफ तवज्जो दो, लिसन टू मी। ओके, अब हम फिर जी। वापस आते हैं, जी वॉच सर। देखना और सुनना, लुक खुद से सिर्फ देखना सुनना ना, अपनी नज़र किसी तरफ दौड़ाना, लुक करना, इधर से उधर अपनी आंखों को लेके जाना, लुक, जिसमें सुनने का कोई मादा ना हो। सी वो चीज़ जो आपको वैसे ही नज़र आ रही हो। ये सामने प्लेट्स पड़ी हैं, प्लेट के पीछे दीवार मुझे नज़र आ रही है। इधर से मैं एक कप को देख रहा हूँ, कप से पीछे मुझे पेंसिल्स की टोकरी नज़र आ रही है, जो कि मैं नहीं देखना चाहता, मगर वो सी हो रही है।
सो कप के बिहाइंड जो चीज़ है वो सी, और जिसको मैं देखना चाहता हूँ वो है लुक। और अगर टेलीविज़न के अंदर जो कुछ मैं देख रहा हूँ वो वॉच है, क्योंकि उसके साथ मैं आवाज़ भी सुन रहा हूँ, केयरफुली सुन रहा हूँ। क्लियर? यस क्लियर। एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव? नो सर। ऐफी कोई पैगाम देना चाहें ऑडियंस को? मैं यही कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन स्पोकन क्लास डेली देखा करें और इसकी प्रैक्टिस भी किया करें, और आपको इस तरह से बहुत जल्द इंग्लिश बोलना आ जाएगी। दैट्स ग्रेट। ये तो बहुत अच्छा पैगाम दिया आपने ऐफी। और अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो और मुझसे आर यू पूछ सकते हैं। अवेलेबल? यस आई एम अवेलेबल। ओके गाइस, अगर कुछ पूछना हो, कुछ कोई मामलात में, कुछ इंग्लिश लर्निंग अफेयर्स में, यू कैन आस्क अस हियर। आप मुखातब कर सकते हैं एफ़ी को, हमको कमेंट्स में हम आपको उसका रिप्लाई देंगे। इट वॉज नाइस टू हैव अ क्लास विद यू, लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगैन इन अ क्लास टुमारो, डे 15। हैव अ गुड टाइम एफ़ी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।